जो सीसेट का डर है इसको क्वालिफाई करने का एक ही रास्ता है कि आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके 3 की हैं, इसके 3 की हैं जहां से आपको सीसेट के लगभग 95 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला कंप्रीहेंशन, बोधगम्यता, नंबर 2 जिसको बेसिक न्यूमरेसी, जिसको बेसिक मैथ कहते हैं, बेसिक न्यूमरेसी, और तीसरा क्या है, रीजनिंग। यहां से 80 क्वेश्चन से लगभग आप मान कर चलें कि 70 से 75 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। तो 3 की है आपको सीसेट क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप यहां से इन तीनों की पे काम कर लेते हैं, यानी कह सकते हैं कि लगभग 20% सिलेबस से लगभग 80% जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कहने का तात्पर्य हुआ। तो जब आपके दिमाग में कंप्रीहेंशन कैसे करेंगे, कंप्रीहेंशन के लिए क्या करना चाहिए, कंप्रीहेंशन का दायरा क्या होता है, कंप्रीहेंशन को किस तरीके सोल्व करते हैं, ये सब चीजें आपके दिमाग में अगर इवेल्युएट होंगी तो चीजों को बेहतर तरीके से आप लोग कर पाएंगे। तो मेरा यही सजेशन आपसे ये है कि कुछ चीजें जानने के लिए आपके सामने डिस्कशन हम लोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल बेस पे समझें कि कंप्रीहेंशन के बारे में अगर थोड़ी सी ब्रीफिंग करें, और मैं आपके सामने 3 पॉइंट आज कराऊंगा कि कंप्रीहेंशन कैसे पढ़ना चाहिए, मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए, और रीजनिंग कैसे पढ़ना चाहिए। अब कंप्रीहेंशन के जो पार्ट होते हैं उसको मैं आपको 2-3 पैटर्न्स आपको कराऊंगा। फर्स्ट पैटर्न क्या होगा, कई सारे पैटर्न ऐसे बनेंगे जहां से क्वेश्चनों की जो भूमिका है आप उनको आराम से कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मान लीजिएगा आप कंप्रीहेंशन करेंगे हम पीक्यूसी मेथड से। पीक्यूसी मेथड क्या होता है इसके बारे में जानना पड़ेगा। अब ये टेक्निक है, एक ऐसा ट्रिक है, एक कंसेप्ट है जहां से कंप्रीहेंशन को आप चुटकियों में निकाल के भगा देंगे। पीक्यूसी मेथड क्या होता है, अब पीक्यूसी मेथड का मतलब है कि हमें पीक्यूसी मेथड फॉलो कहां करना है, शॉर्ट पैसेज में करना है, लॉन्ग पैसेज में करना है, ये सब चीजें सीखेंगे हम सिस्टमेटिक तरीके से। आपको किसी क्वेश्चन को, पैसेज को पढ़ते समय किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, हमें किन किन चीजों की समझ हो जानी चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में आर्ट नहीं होगी, ये आपके दिमाग में ये कला नहीं होगी कैसे निकालना है, तो आप समझ भी पाएंगे। उसके बाद नंबर 2 क्यूपीसी क्यूसी मेथड क्या होता है, क्यूपीसी क्यूसी मेथड क्या होता है। इन दोनों मेथड से आपको कंप्रीहेंशन इतना इजी मैं बना दूंगा, और उसके बाद आपको लगेगा कि जो हमारे पास कंप्रीहेंशन से लगभग 25 से 30 प्रश्न जो आते हैं उनको आप चुटकियों में कर पाएंगे। मैथ्स को हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एडवांस से, बेसिक टू एडवांस से पढ़ेंगे। मैथ्स को मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं कुछ क्वेश्चन मैथ्स वगैरह के, कुछ कंप्रीहेंशन के। चलिए पहले हम लोग कंप्रीहेंशन की बात कर लेते हैं कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, और मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न करने चाहिए। लीजिए, ये सारे प्रश्न जितने भी कंप्रीहेंशन के लिए हैं, मैं आपके सामने एग्जामिनर के प्रश्न लेके आया हूं, जहां आपको लगे कि इन प्रश्नों को करने का दायरा क्या होना चाहिए। सभी इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। ये कंप्रीहेंशन का एक क्वेश्चन है। अब इस कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस चीज को विशेषकर ध्यान दीजिएगा। राज्य मोतियों के समान है तथा केंद्र वह धागा है जो इन्हें हार में पिरोता है। यह धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। देखिए, ये पैसेज है आपके सामने। इस पैसेज का द स्टेट इज लाइक पेरल्स एंड द सेंटर इज द थ्रेड दैट टाइज देम इनटू द नेकलेस ऑफ द थ्रेड ब्रेक्स द पेयर्स आर स्कैटर्ड। तो यदि एक ये पैसेज आपके सामने दिया, तो पैसेज को सोल्व करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये दिमाग में अगर आपकी चीजें बिल्ड नहीं हो पाएंगी तो क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब इसका क्या लिखा है, निम्नलिखित विचारों में से कौन सा एक उपयुक्त कथन, मतलब यहां कह सकते हैं कि इनिशियल एक प्रकार से जो बेहतर है उसका चयन कैसे करें। कंप्रीहेंशन में अधिकतर जितने भी ऑप्शन दिए जाते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं कि हाँ, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन हमें सर्वश्रेष्ठ आंसर का चयन करना है। अब ये चयन कैसे करेंगे, ये दिमाग में रखना चाहिए कि कथन की पुष्टि करनी कौन सा कथन सही है। जैसे अब इसमें कथन क्या दे रखे हैं, देखिएगा, एक शक्तिशाली केंद्र और शक्तिशाली राज्य एक मजबूत संघ बनाते हैं। अ पावरफुल सेंटर एंड पावरफुल स्टेट मेक अ स्ट्रॉन्ग यूनियन। बोलिए, शक्तिशाली केंद्र राष्ट्रीय अखंडता हेतु एक बंधनकारी शक्ति है। अ पावरफुल सेंटर इज द वाइंडिंग फोर्स ऑफ द नेशनल इंटीग्रिटी। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, शक्तिशाली केंद्र राज्य स्वायत्त में बाधा है। पावरफुल सेंटर इज द हिंड्रेंस ऑफ द स्टेट ऑटोनॉमी। और फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये है कि राज्य की जितनी भी एक प्रकार से कह सकते हैं अटॉर्नी है, वो संघ के फेडरेशन के लिए पूर्व अपेक्षा है। ये 4 आपके पॉइंट दिमाग में आ गए। लेकिन किसी भी कंप्रीहेंशन को करने के लिए आपके दिमाग में एक पिक्चर अगर नहीं होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे।
कंप्रीहेंशन सॉल्यूशन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर्स क्या होगा कि जो जिस टॉपिक पे कंप्रीहेंशन है उस टॉपिक पे आपकी समझ है या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी बन जाती है किसी विषय के प्रति समझ को विकसित करना। समझ को विकसित कैसे करेंगे? जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं या बाकी जो सेगमेंट पढ़ते हैं उनको इसमें इंप्लीमेंट करना है, लेकिन इंप्लीमेंट कंप्रीहेंशन के अकॉर्डिंग करना है। जैसे अब उसके बाद इसके समक्ष के बाद जो आपके विचार जो है, जो आइडिया जो है वो क्या कहना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट बन जाता है कि आपके जो आइडिया है इस विषय के सब्जेक्ट में, ये विषय के एस्पेक्ट में, ये जो सब्जेक्ट है किस टॉपिक का कंप्रीहेंशन आया है उसके अकॉर्डिंग आपके विचार क्या कहना चाहते हैं, उनको विचारों का क्रियान्वयन कैसे करना है। उसके बाद आपको जानना है कि इसकी जो प्राथमिकता है, जो इसकी प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता के आधार पर इसके मापदंड क्या हो सकते हैं, मेजरमेंट क्या हो सकते हैं, इसके मापदंड क्या हो सकते हैं। ये आपके दिमाग में अगर पिक्चर नहीं होगी कि इस विचार के आधार पर हम मापदंड कौन सा इकट्ठा करें, तब तक हम कंप्रीहेंशन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप जानेंगे कि इस प्राथमिकता के बाद आपका दृष्टिकोण, जो आपका स्ट्रक्चर है फ्यूचर के लिए, आपका दृष्टिकोण क्या कहना चाहता है। तो किसी भी कंप्रीहेंशन को पढ़ने के लिए आपके पास 4 पॉइंट होने चाहिए कि विषय वस्तु की समझ है या नहीं है। विषय वस्तु की समझ है तो उसके अंदर विचार कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं। विचार क्रियान्वयन कैसे करने के लिए आपके दिमाग में प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें प्रायोरिटी में किस विचारों को रखना है। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि दृष्टिकोण हमारा क्या होगा। दृष्टिकोण कई प्रकार से हो सकता है, भविष्य को लेकर भी हो सकता है कि फ्यूचर को लेकर, कि भविष्यात्मक जितनी चीजें हैं इस विषय को लेकर क्या बन सकती हैं। यह न्यायिक के आधार पर हो सकता है कि जुडिशरी या न्यायिक के जस्टिस के आधार पर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यानी आपके दिमाग में दृष्टिकोण हो जाना चाहिए कि कंप्रीहेंशन को सोल्व करने से पहले हमारे दिमाग को चीजें बरपनी चाहिए। ऐसा नहीं, कंप्रीहेंशन एक प्रकार से नॉलेज है, नॉलेज वो इंप्लीमेंट करना है हिस्ट्री के पार्ट को, इकोनॉमी के पार्ट को। कंप्रीहेंशन सोशल भी आते हैं, पॉलिटिकल भी आते हैं, इकोनॉमिकल भी आते हैं, देन फिलोसफी भी आते हैं, आर्ट भी आते हैं, हिस्ट्री भी आते हैं। कंप्रीहेंशन का एक दायरा जो है पूरा जीएस का सार है, राइट। और जब जीएस का सार पूरा आपको समझ में आ जाएगा तो आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि हाँ हमें करना क्या है। तो आपके सामने में ये सारी चीजें डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1 करके कि पीक्यूसी मेथड क्या होता है। पीक्यूसी मेथड का मतलब होता है कि पहले हम लोग क्या करना है, प्रश्न को बनना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर हमें क्या करना है, या ये क्यूपीसी मेथड क्या होता है। इन सारे मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे और 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके आनंद के साथ अनुभूति आपको प्राप्त होगी कैसे करने। चलिए फिर भी हम इस क्वेश्चन के दायरे की तरफ चलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, जब आप कंप्रीहेंशन को पढ़ेंगे तो कंप्रीहेंशन पढ़ने के लिए आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि यहाँ जो चर्चा की जा रही है वो किसके एस्पेक्ट में की जा रही है। यहाँ की जा रही है फेडरेशन के एस्पेक्ट में। फेडरेशन सिस्टम क्या होता है, एक संघ सिस्टम क्या होता है। अब संघ को जब तुम कहाँ पढ़ोगे, संघ को हम लोग पॉलिटी के सेगमेंट में पढ़ेंगे। संघ एक फेडरेशन सिस्टम वो है जो राज्य को बांधे रहता है, यानी यूनियन वो संघ है जहां राज्यों को बांधा रहता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ एक सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम का मतलब पहले छोटे छोटे जिले हैं, फिर उसके बाद राज्य हैं, उसके बाद क्या पूरा सेंट्रल केंद्र है। तो यानी ये जो केंद्र है इन सबको बांधे हुए है। अगर ये मान लीजिएगा ये बिखर जाएंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। मतलब इसकी तुलना किससे कर दी है, एक हार से कर दी है। आपने एक मोती की माला बनाई, अगर माला में से धागा तोड़ देते तो मोती बिखर जाएंगे ना। तो धागे के टूटने से भी मोती बिखरेंगे और मोती के निकलने से लगातार धागा क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो यदि आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी कि इसके एस्पेक्ट में हमें यह भी देखना है कि हाँ किसकी वो चर्चा कर रहा है। तो मैंने क्या बोला है कि राज्य के संदर्भ में, राज्य क्या है, मोती है। ये मोती है जो पिरो रखे हमने मालाओं में पूरे केंद्र के अंदर समान। यदि केंद्र वह धागा है, केंद्र क्या है, एक धागा है जो इन्हें हार में प्रोता। मतलब अब छोटी सी बात समझो भाई, ये ए क्या है, ए अल्फाबेट है, ये एक लेटर है। जब एबीसी को सबको आपस में मिला दिया तो पूरा क्या बन गई, एक वर्ड माला बन गई, एक वर्ड माला बन गई। तो ऐसे ही जब राज्य को एक स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व कर दिया तो क्या बना, एक हार बना। उसके बाद धागा टूट जाए, धागा मतलब जब सेंटर अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा, मोती बिखर जाएंगे, नॉर्मली बात है। तो यदि इसके एस्पेक्ट में क्या क्वेश्चन को देखना चाहें तो इसमें यही कहा गया कि केंद्र का शक्तिशाली होना जरूरी है, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है, हार की बात कर रहा है। और हार में किसकी बात कर रहा है, टूटने की, धागे की बात कर रहा है। तो धागा क्या है इसमें, केंद्र है। केंद्र शक्तिशाली होगा तो राज्य को बांधे रहेगा, और राज्य अगर बंधे रहेंगे तो फिर क्या होगा, संघ का निर्माण हो जाएगा। तो आप जान सकते हैं कि इस चीज के लिए हमें इसके आंसर पे क्या जाना पड़ेगा, आप खुद इवेलुएट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि केंद्र शक्तिशाली और शक्तिशाली राज्य। अब दोनों शक्तिशाली होंगे तो बताओ टकराव होगा नहीं होगा, माला नहीं बनेगी। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। देन शक्तिशाली केंद्र राष्ट्रीय अखंडता है तो एक बंधनकारी शक्ति है, बिल्कुल सही बात है कि अगर शक्तिशाली केंद्र होगा तो बाकी मोतियों को बांधे रहेगा। जब बांधे रहेगा तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा।
देन शक्तिशाली केंद्र राज्य स्वामित्व में बाधा है। बाधा कैसे? अगर शक्तिशाली केंद्र होगा तो सबको क्या करेगा? पिरोही रहेगा, तो इसलिए ये भी क्या है? रॉन्ग आंसर है। देन राज्य की स्वायत्त संघ फेडरेशन के लिए पूर्व अपेक्षा है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसके डिपेंड अगर देखा जाए तो यहां से आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी कि हमें कंप्रेशन सोल्व कैसे करना है। फिर किसी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक दिमाग में पिक्चर बनाइएगा कि हमें करने क्या होते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने इसी कंप्रीहेंशन का एक निष्कर्ष निकाला दिमाग से, उसको दिमाग में सोच लीजिएगा क्या लिखा है, देख लीजिएगा। कंक्लूजन, केंद्रीय ही वह बल है, सेंटर ही वो एक फोर्स है, बल है, सभी राज्यों को एक मजबूत सूत्र में क्या करता है? बांधे रहता है। अगर ये बल ना हो, शक्तिशाली केंद्र नहीं होगा तो सभी राज्यों को आपस में बांधे नहीं रहेगा। देन राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्र आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है कि अगर मजबूत जितना केंद्र होगा, जितना धागा मजबूत होगा, उतनी मोतियों को पिरोए रहेगा वो। तो आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी कि सेंटर इज द फोर्स दैट विंड्स ऑल द स्टेट इन वन थ्रीट्स, अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज इनिशियल फॉर नेशनल इंटीग्रिटी। तो यानी आपने यहां से किसी भी कंप्रेशन करने से पहले दिमाग में पिक्चर लगा लीजिएगा कि कैसे करना है, और जब कंप्रीहेंशन की पूरी निष्कर्ष आप निकाल के अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो उसका आंसर निकालना चुटकियों में आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये सब चीजें हम लोग वन बाई वन करके सीखेंगे। और मैं कह सकता हूं कंप्रेशन सॉल्यूशन करने के लिए कुछ आपके लिए सुझाव हैं। पहला सुझाव क्या है कि एक अध्ययन का दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा। अध्ययन का दायरा का मतलब है कि आपको समाचार पत्र पढ़ने ही पड़ेंगे। जितने भी कंप्रीहेंशन सीसेट के एग्जाम में आते हैं सारे लेटेस्ट के कंप्रीहेंशन होते हैं। तो जब अध्ययन का दायरा बनाएंगे तो वहां से आपकी भावात्मक शैली, आपकी फीलिंग शैली, आपकी विचारात्मक शैली, आपकी विश्लेषण शैली, आपकी आलोचनात्मक शैली क्या होगी? बिल्ड होगी। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने अंदर जो है पढ़ने का दायरा बनाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको कभी कभी अपने स्वभाव में अपनी जो एक नेचर है, इस नेचर में आप साहित्य को पढ़िएगा, कुछ आलेख पढ़िएगा, कुछ कविताएं पढ़िएगा, कुछ श्लोक पढ़िए, कुछ पुस्तकें पढ़िए, कुछ नॉवल पढ़िएगा। वहां से एक थीम बन जाती है, एक आइडिया निकल के आता है कि ऐसा करके। भाई दिमाग में ज्ञान होगा तभी तो इंप्लीमेंट करोगे ना। उसके बाद देखो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि कभी कभी हम जब कंप्रीहेंशन को पढ़ते हैं तो कंप्रीहेंशन में अगर 4 विकल्प दिए हैं ABCD, तो आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी कि अगर ABCD 4 विकल्प हैं तो कभी कभी हमें चारों विकल्प सही लगते हैं। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है। वो आपसे सही विकल्प नहीं पूरा है। इसी क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपसे सिर्फ उसने क्या पूछा है? उपरोक्त कथन में से कथन पुष्टि करना है जो बेहतर कथन हो। तो यानी मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि कंप्रेशन सोल्व करने के लिए कुछ डायमीटर्स होते हैं, इन सबको पहचानना पड़ेगा, कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको पहचानना पड़ेगा, तब आप दिमाग में ले पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग आपके सामने। सभी लोग मुझे लगता है कि आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे मेरी क्लास के साथ। तीसरा कंप्रेशन आपके सामने ये लेके आया हूं मैं, क्या है? एक सफल लोकतंत्र, मतलब एक सक्सेसफुल जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में चर्चा करना चाह रहा है कि एक सफल लोकतंत्र जो है उसके बारे में बोल रहा है कि एक सफल लोकतंत्र राजनीति में व्यापक रुचि और भागीदारी पर निर्भर करता है। बिल्कुल वेरी वेरी गुड है। आप देख पाते हो कि इस कीवर्ड से निकालिएगा जिसमें मतदान एक आवश्यक अंग है। वेरी गुड। देखिए सफल लोकतंत्र के लिए यहां पे कीवर्ड क्या है? एक मतदान को उसने कीवर्ड मान लिया। जानबूझकर इस प्रकार की रुचि ना रखना और मतदान ना करना एक प्रकार की अंतर्निहित क्या है? अराजकता है एक प्रकार से। देन यह स्वतंत्र राजनीतिक समाज में लाभों का उपभोग करते हुए अपने राजनीतिक दायित्व की, देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, यहां पे कीवर्ड को ढूंढना है। अब एक बात सोचो, एक कंपैरिजन आपके एग्जाम में आया कि सक्सेसफुल डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन अ वाइड इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन ऑन द पॉलिटिक्स इन विच वोटिंग इनिशियल पार्ट विलफुल डिसइंटरेस्टेड एंड नॉन वोटिंग इज अ काइंड ऑफ द इनहेरेंट anarchy. It is so turn away from the political responsibility while enjoying the benefits of the free political society. देखिए अगर इस कंप्रीहेंशन के एस्पेक्ट में जाएं तो ये प्रश्न आपसे कैसे क्या है? ये पॉलिटिकल भी है, फिलोसफी भी है, या एक समाज के लिए एक दायरा भी है कि जो लोग मतदान नहीं करते हैं वो एक प्रकार से क्या है? अंतर्निहित क्या है? उनकी अराजकता है, एक प्रकार से वॉयलेंस है। अब यहां से समझिएगा एक बात कि यहां जो बात की गई है इंडिया के अंतर्गत देखा जाए सबसे अधिक जो मतदान करते हैं वो अनपढ़ लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो आप जान पाते होंगे कि सबसे अधिक जो मतदान करते हैं वो गरीब, असहाय, वंचित और अनपढ़ लोग करते हैं।
जिस दिन पढ़े लिखे लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन सरकारें भी बेहतर बनेंगी, उस दिन आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से दायित्व भी होगा। अब लोग जब अनपढ़ पढ़े लोग ज्यादा मतदान करते हैं तो उनकी मांगे भी कैसी होंगी, भोजन मिल जाए, शराब मिल जाए, दारू मिल जाए, पैसा मिल जाए, कुछ 5 किलो गेहूं मिल जाए, 1,000 रुपये पर महीने के मिल जाए, तो ये डिमांड होंगी। तो आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी कि इस प्रश्न को करने के लिए हमें कीवर्ड ढूंढना, कीवर्ड मतलब एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए मतदान बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं भागीदारी करने के लिए। तो इस पर चर्चा किसकी की गई है, राजनीतिक दायित्व की गई है, इन पॉलिटिकल जो ड्यूटीज है हमारी उसके बारे में चर्चा की गई है। अब आपने इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ लिया कि एक डेमोक्रेसी के साथ ये वोटिंग की बात कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, वोटिंग एक ड्यूटी के बारे में बात करना चाह रहा है। जो लोग इसमें मतदान नहीं करते हैं, तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि अंतर्निहित क्या है, अराजकता है। हमने कीवर्ड को उठा लिया। अब मैंने इसका एक निष्कर्ष आपके सामने लिखा, एक कीवर्ड लिखा। ये किसी किताब में किसी टीचर के पास नहीं मिलेगा, दावे के साथ बोल रहा हूं। सीसेट ऐसे ही हलवा नहीं बनाया जाता, सीसेट को समझा जाता है, परखा जाता है जब चीजें इवेलुएट की जाती हैं। तो क्या लिखा है यहां पे कि निष्कर्ष के बारे में मैंने कंक्लूजन दिया है कि वह उन लोगों की आलोचना करता है। मतलब क्या क्या कर रहा है, ये एक आलोचना कर रहा है उन लोगों की, ध्यान रखना। क्या कर रहा है कि जो लोग मतदान नहीं करते हैं, जबकि मतदान लोकतंत्र का क्या है, एक अभिन्न हिस्सा है। देखिएगा यहां पे मैंने आपके सामने एक निष्कर्ष दे दिया। क्यों? क्योंकि ये चीजें दिमाग में आपने कंप्रेशन को पढ़ के इवेलुएट कर ली कि निष्कर्ष कैसे निकालना है। देन मतदान को एक राजनीतिक जिम्मेदारी माना गया, यानी मतदान क्या है, एक राजनीतिक क्या है, दायित्व है, राजनीतिक जिम्मेदारी है। इट मीन सिटीजनिंग दोज हु डू नॉट वोट, वेयर एज वोटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी एंड वोटिंग इज द कंसिडर्ड अ पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स मतलब इसमें मतदान के दायित्व की बात की गई है, मतदान के बारे में बात की गई है, मतदान में सफल लोकतंत्र की बात की गई है। तो ऐसे प्रश्न कैसे करने हैं? अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो इसमें लिखा है कि इस परिच्छेद किससे संबंधित है, टू हु इज द पैसेज रिलेटेड। मतलब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो पैसेज दिया गया है वो किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। एग्जाम्पल देखिएगा क्या लिखा है, मतदान का दायित्व, मतदान का अधिकार, मतदान की स्वतंत्रता, राजनीति में भागीदारी का अधिकार। तो मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूं, देखिए आप इस निष्कर्ष निकालने के बाद क्वेश्चन को चुटकियों में निकालेंगे कि यहां मतदान की बात की गई है और मतदान की ड्यूटी की बात की गई, राजनीति की बात इसमें नहीं की गई है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, मतदान का दायित्व की बात कर रहा है, इसका ये आंसर बन जाएगा। क्योंकि राजनीति में भागीदारी की बात अधिकार नहीं है, राजनीति में भागीदारी अधिकार नहीं दे रहा, राजनीति में वो मतदान के भागीदारी की बात कर रहा है, मतदान के भागीदारी की बात कर रहा है, ना कि वो उसकी बात कर रहा है। तो जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप चुटकियों में नहीं करेंगे। तो भाई सोचिए, मेरे साथ जुड़ने का एक ही पर्पस है कि आप इस चीज को समझो कि हमें किस तरीके से चीजों को इवेलुएट करना है। और जब आप इवेलुएट कर पाएंगे तो चीजें बेहतर तरीके से हो जाएंगी और वहां आपको मजा भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सीसेट एक डर नहीं है, सीसेट इंटरेस्ट का विषय है। इंटरेस्ट जब आएगा, जब आपके रास्ते अच्छे होंगे, स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, तब आप करेंगे। कहते हैं ना, दिल ये बीमार सही वो दवाएं दे दो, दिल ये बीमार सही वो दवाएं दे दो, मैं सब पे प्यार लुटाऊं, मैं सब पे प्यार लुटाऊं, वो दुआएं दे दो। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मैं ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दो। तो ये सब चीजें हम लोग समझेंगे, सब चीजें इमेजिंग करेंगे, तो एंजॉय के साथ आपको पढ़ाई करनी है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग मैथ्स पे डिस्कशन कर लेते हैं, मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए। अब मैथ एक ऐसा इंटरेस्ट का विषय है, लोग मैथ से डरते हैं और बोलते हैं कि हम आर्ट साइड से पढ़ के आए हैं, हम साइंस साइड का। हम दावे के साथ बोल रहे हैं तुम जीरो लेवल से पढ़ के आए हो, हम मानते हैं, लेकिन ये तो है, दिमाग तो है ना आपके पास। और जब दिमाग आपके पास है तो आप किसी की ताकत नहीं दुनिया की को तुमको कोई सीखने से रोक ले यार। और सीखेंगे जब आपके पास ये नहीं होगा, और ये नहीं है तो आप मत कर सोचिएगा यूपीएससी बनने का। और ये है तो कुछ नहीं सीखा है तब भी सीखने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। तो मैं यही बोल रहा हूं कि इन सब चीजें समझना है कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन देखो मैथ्स कैसे करते हैं। मैथ्स का लोगों के अंदर डर रहता है, वाह, मैथ एक डर नहीं है, मैथ एक आनंद है, जहां से अनुभूति होती है, हमें प्राप्ति होती है। जिसने मैथ नहीं सीखा उसने जीवन में कुछ नहीं सीखा। मैथ जीवन एक मैथ है। आप पैदा हुए तो फिर एक मैथ्स के माध्यम से किस तरीके से, कितने महीने के हुए, कितने साल के हुए, जीवन में आगे बढ़ेंगे तो पढ़ाई कर रहे हैं तो मैथ्स की इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो जीवन में मैथ्स से तो सीखेंगे कितना परसेंट कमीशन खाना, यही तो सब करेंगे आप लोग जाके। कितना पैसा कमाया, कितना उड़ाया, कितना बचा। हर आदमी को मैथ आना चाहिए। मैथ नहीं तो दुनिया नहीं। तो मैथ थोड़ी सीखना है। मैथ
एक ऐसा विषय है जो रोक रटना नहीं पड़ता, समझना पड़ता। आइए मेरे साथ चलते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन आपके सामने, लिखा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि 20% कम में खरीदते और उस पर 25% लाभ कमाए तो उसे पहले से 150 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अ पर्सन सेल एन आर्टिकल एट प्रॉफिट 25% if he buy it for 20% less than and makes a profit 20% on it, then he has a profit 150 rupee less than before, then find the cost price of the article। आइए हम करते हैं, देखें। जिसको डर लग रहा है, डर खत्म करें चुटकी में, उसके सामने ही क्वेश्चन देख लीजिएगा। कैसे करते हैं, आइए मेरे साथ दोस्तों। ऐसे कितने लोग हैं प्रतियोगी जिनको आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। एक बार अपने मन की इंद्रियों से निकलने वाली आवाज को अपनी कलम पर प्रोहिएगा और कमेंट के माध्यम से मेरे सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास करिएगा। मुझे उम्मीद लगेगी कि हाँ, आपसे आपके अंदर निकलने वाली तरंगें मेरे पास तक पहुंच पा रही हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसकी भावना को एक बार समझते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। तो एक बात सोचो, एक व्यक्ति ने 100% की वस्तु, तो बहुत आराम से समझना, इसके लिए मैथ्स की आवश्यकता नहीं है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। जिसने मैथ्स पढ़ा होगा पागल है आप। कोई वस्तु अपने आप में कितने की होती है आप जान सकते हैं कि 100% की होती है। बड़े आराम से समझिएगा। पहली कंडीशन में क्या लिखा है, यहां से 25% के लाभ पर। जब कोई वस्तु 100% की है और 25% के लाभ पर बेची जाएगी तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो वस्तु 125% में बेची जाएगी। इसके लिए मैथ की बिल्कुल ही आवश्यकता थी ही नहीं। देन उसके बाद देखा जाए, सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि वह उस वस्तु को 20% के कम में खरीदता है। मान लो वो वस्तु पहले 100% की थी, अगर 20% वो कम में खरीदेगा तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं उसको 80% में खरीदेगा। यहां तक किसी भी मैथ की आवश्यकता नहीं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। मैथ पढ़ाना छोड़ दूंगा, समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। लोगों ने इसको हुआ काट रखा है कि मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है। मर जाओ कहीं डूब के किसी नदी तालाब में जहां तुम्हें लगता है कि मैथ्स को पढ़ना है। अब सोचिएगा यहां से, अब यहां से क्वेश्चन बोल रहा है कि जब 80% की यहां से वस्तु हो चुकी है, पहले 125 में बेच रहा था, यहां पे उसने क्या किया, कम में खरीद लिया उसको। तो आपके दिमाग में पिक्चर ये बन पा रही होगी, कह रहा है कि उस पर 25% लाभ कमाता है। किस पे कमाएगा लाभ, सोचो। जो 80% में जिस वस्तु खरीदा है, तो लाभ जब 25% कमाएगा वो किस पे कमाएगा भाई, 80% पे कमाएगा। और 25% होता क्या है, हर किसी इंसान को कह सकते हैं कि 25% किसी संख्या का 1/4 पार्ट होता है। और जब इसका 1/4 पार्ट निकालेंगे तो आप आराम से कह सकते हैं कि 1/4 जो पार्ट निकालेंगे तो अब नॉर्मली तरीके समझिएगा, इसको कितने पे बेचेगा। फिर इसको अगर 80 का 25% पार्ट निकालेंगे तो कितना, 20 का ही लाभ वो कमाएगा। और जब वो 20 का लाभ कमाएगा तो कितने बेचेगा, फिर 100 में बेच देगा। अब मजे की बात देखो कि पहले इसमें बेच रहा था, अब वो 100 में बेच रहा है, तो पहले से होता कितना % कम मिल रहा है भाई, पहले से 25% कम मिल रहा है। ये अंधा आदमी भी कह सकता है कि जब पहले 125 में बेच रहा था, अब वो 100 में बेच रहा है, तो पहले से 25% कम में बेच रहा है। उसकी वैल्यू को उसने 150 रुपए लिख दिया है, यानी 25% की वैल्यू क्या है, 150 रुपए है। लो जी, 25% अगर 150 रुपए है तो आप सोचो, आपसे क्या पूछ रहा है, उसका रियल प्राइस कितना है, 100% कितना है। तो आप कह सकते हैं कि 100% कितना होगा। आप बड़े आराम से 25 4 जा कितना होता है 100, तो 150 4 जा कितना हो जाएगा, आप आराम से निकाल देंगे, कितना 600 रुपए हो गया। ये इसका आंसर है। कुछ करना पड़ा। तो एक बार समझिएगा कि मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है मेरे दोस्तों। जिन लोगों ने मैथ्स को पढ़ा है वो मैथ्स पढ़ना नहीं होता है, वो डर है जो लोग आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं बना के कि सीसेट में मैथ पढ़ना है। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि 1200 रुपए की 3 वर्ष के लिए पश्चात कितने रुपए की है, 1500 रुपए की हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नई धनराशि कितने रुपए हो जाएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा। तो यही सब चीज दिमाग में रखिएगा कि कैसे कैसे चीजों को समझना है। कि अगर 1200 रुपए की वस्तु को सोचो, कोई व्यक्ति कितने रुपए की हो जाती है, 1500 रुपए की। आफ्टर ईयर, यहां से क्वेश्चन की भावनाओं को समझिएगा। आफ्टर ईयर अगर देखा जाए तो कितना बोल रहा है, ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। समय कितना दिया है, 3 वर्ष। तो लो जी 3 वर्ष हो गया, 3 ईयर। लोग इसे क्या करेंगे, लोग इसे निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना आया, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2% बढ़ा दी जाए। अरे भाई जब 2% इंटरेस्ट को बढ़ाया है तो इस 3 साल में कितना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, 6%।
अब हमेशा जो साधारण ब्याज जो मिलता है सिंपल इंटरेस्ट किसमें मिलता है, मूलधन पे। तो अगर 1200 रुपए का 3% निकाल दे, 6% निकाल दे तो 72 रुपए ब्याज बढ़ जाएगा और एक्स्ट्रा ऐसा करने से। तो ऐसा करने से धनराशि कितना हो जाएगी, आप देख पाते हैं कि 1572 रुपए हो जाएगी। ये इसका आंसर है। लो, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर नुमा बन पा रही होगी कि हमें कुछ नहीं करना होता है, मैथ्स को एक मैथ्स के हिसाब से नहीं पढ़ना है, मैथ्स को एक समझ को विकसित करने के लिए पढ़ना है। तो ये एक प्रकार से हवा नहीं है, एक प्रकार से डर नहीं है, एक प्रकार से छोटा सा एक सिनॉप्सिस है, इसको दिमाग में रखिएगा। कह सकते हैं ना, गुरूर जिसने अपने दहन में पाला होगा, गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, खुली हो खिड़कियां फिरना उजाला होगा। गुरूर जिसने अपने जहल में पाला होगा, खुली हो खिड़कियां फिरना उजाला होगा। खुद की परछाई जब कद से बड़ी हो जाए, खुद की परछाई उसके कद से बड़ी हो जाए, समझ लो उसका सूरज डूबने वाला होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। राम और श्याम किसी काम को करने के लिए 4 दिन एक साथ काम करते हैं, 60% कार्य पूरा करते हैं, तब राम की छुट्टी पर चला जाता है और श्याम काम को पूरा करने में 8 दिन और लगाता है। राम को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? राम एंड श्याम वर्क टुगेदर फॉर 4 days to do a piece of work and complete 60% of the work. Then Ram goes on a leave and Shyam takes 8 more days to complete the work. In how many days would Ram alone complete the work? कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइम वर्क सा है जो एग्जाम में आया हुआ है। यूपीएससी वो यात्रा है, आपको शायर भी बनाएगी, आपको लेखक भी बनाएगी, आपको कह सकते हैं कि एक राइटर भी बनाएगी, आपको डांसर भी बनाएगी, आपको सहन शक्ति वाला एक विचारक भी बनाएगी। हर यूपीएससी की इस यात्रा में आपकी जो पिरोते हैं यूपीएससी की यात्रा में लगातार जो जितने भी नॉलेज है उसमें सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। तो जान पाते होंगे यूपीएससी की यात्रा को मंगल में मानिएगा कि आपने ईश्वर ने आपको ऐसी दिव्य शक्ति दी है जो आपने यूपीएससी के बारे में सोचा। मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 99% लोग तो सोच ही नहीं पाते हैं, लेकिन सोचना भी सबसे बड़ी एक क्या है, एक आपके अंदर बैठा हुआ इंसान है जो सोच पा रहा है कि तुझे आईएएस करना है। तो आपने पहली सफलता वहीं प्राप्त कर ली कि जब आईएएस के बारे में सोच लिया, लेकिन उस पर काम कैसे करना है ये चल जाए तो और थोड़ा आगे बढ़ के सोच लेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने पहले ये सोच लिया कि आईएएस बनना है, यूपीएससी जाना है, लवासना जाना है, तो आपके दिमाग में कुछ है, इंसान जो बैठा हुआ कह रहा है कि तुझे करना पड़ेगा। तो यानी इसे आनंद के साथ एंजॉय करें तभी कुछ कर पाओगे। तो यानी इस क्वेश्चन को देखा जाए कैसे करते हैं और लगेगा आपको मजा आ जाएगा। कैसे करते हैं आइए मेरे साथ दोस्तों। ये लोग डर बैठा रखा है कि ये मैथ्स को पढ़ना है भाई, ये करना है वो करना है, पता नहीं क्या करना है। लोग करते क्या है, होना क्या चाहिए, दिखेगा यही रास्ते हैं। शमशान को जाने के लिए, अंतिम स्थान पे जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो वो शमशान घाट जाएगा या फिर वो जो भी है एक मृत्यु सैया वहां पर जाएगा। ऐसे यूपीएससी को जाने के लिए, यूपीएससी के लिए हजारों रास्ते हैं जाने के लिए, लवासा जाने के लिए, मसूर जाने के लिए। कभी कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई कहीं से जाएगा, लेकिन बेहतर तरीके से जल्दी वही जाएगा जिसकी स्ट्रेटेजी बढ़िया होगी। ध्यान रखिएगा। यहां से लिखा राम और श्याम, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को उसकी भावनात्मक तरीके समझते हैं कि राम और श्याम ने मिलके काम किया है 4 दिन, 4 डे काम किया है। और काम कितना कर लिया है मित्रों? काम कर लिया है, यहां से ये कह सकते हैं कितना, 40%। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि राम और श्याम दोनों मिलके 4 दिन में 40% काम कर सकते हैं। काम अपने आप में कितना होता है भैया? 100%। तो जब 4 दिन में उन लोगों ने 60%, सॉरी 40 की जगह कितना किया, 60% किया। तो अगर 4 दिन में 60% किया तो 100% काम कितने दिन में कर लेंगे ये और जान लें पहले। तो यहां अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही हो कि 100 की मल्टीप्लाई 4 से करने के बाद, 60 से डिवाइड करने के बाद ये जो वैल्यू निकल के आएगी 25 जा 23 जा 20/3, ये क्या आ चुका है? 20/3 जो डे आया है ये यूं आ चुका है कि राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट 20/3 दिन में कर सकते हैं। अब यहां से समझो कि बोल रहा है कि एक साथ 60% करते हैं, तब राम छुट्टी पे चला गया। लो जी, राम को हमने भेज दिया। कौन बचा है यहां? अब श्याम बचा। तो श्याम को काम करने में 8 दिन और लगता है। तो अब सोचो जब 60% काम किया था तो 60% में जो बचा था वो कितना बचा होगा? 40%। अब यहां से ये कह सकते हैं कि श्याम ने सिर्फ काम किया है 40% और किया है वो 8 दिन में, 8 डे में।
तो अगर उसी से 100% काम कराएंगे तो यहां से डे निकालना पड़ेगा, यही निकालना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 इंटू 8 अपन कितना आ जाएगा 40। अब इसको कैलकुलेट करें तो आप आराम से निकाल सकते हैं 22 जा 25 जा 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 5 जा 20। आप पूछा किससे, हाउ मेनी वुड, राम से पूछा है, तो कितना जाएगा 20। इसके अलावा ये हम ये कह सकते हैं कि श्याम जो है उस काम को 20 डे में कर सकता है। लो 2-3 आंसर एक साथ आ जाएंगे आपके। अब यहां से श्याम से पूछेगा तो 20 दिन में करता है, दोनों पूछेगा तो 20/3 दिन में करता है। लो जी थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा लगा देते हैं मक्खन की। अगर बोला है कि राम और श्याम दोनों मिलके करते हैं 20/3 दिन में और श्याम करता है 20 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20। तो कितना आ चुका है यहाँ 3, यहाँ आ चुका है 1। तो अगर 3 दोनों की क्षमता है तो भाई इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 1। तो राम कितना करेगा, ओनली 2 काम करेगा। राम की कैपेसिटी कितना आगे एक दिन में करने की 2 आ जाएगी। और राम एक दिन में 2 करता है, काम कितना कराना है 20। तो राम अगर 20 करवाना है तो दिन कितने लगेंगे 10 दिन। लो जी 10 दिन आंसर आ गया। तो मतलब हमने एक ही क्वेश्चन से इस सारे क्वेश्चन को भी कर डाला और चीजों को भी समझ डाला।